जापानीज मार्केट में एप्पल का मार्केट शेयर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 14% से नीचे आ गया और सिर्फ 3 महीने में इतना बड़ा गैप आने से सवाल तो खड़े होते ही। लेकिन वहीं गूगल का मार्केट शेयर पिछले काफी टाइम से कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है और अब वो 12% पे है। पहली चीज तो एप्पल की सेल्स इतनी कम कैसे हो गई और दूसरा इससे पिक्सल की ग्रोथ कैसे बढ़ गई। तो वेलकम टू द 17th एपिसोड ऑफ नो नेम सीरीज। आज हमारे पास टोटल 4 न्यूज स्टोरीज हैं। सबसे पहले इस एप्पल वाली से शुरू करते हैं। एप्पल के टॉप 5 मार्केट्स की एक बार लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले यूएस, फिर चाइना, फिर जापान, फिर यूके और फिर इंडिया। और हमें आज जापान की बात करनी है क्योंकि वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है। अगर आप एप्पल का जापान में मार्केट शेयर देखोगे तो वो काफी टाइम से 50% से ज्यादा ही रहा है। लेकिन Q2 2023 में इनका मार्केट शेयर पहली बार जापान में 50% से नीचे आया है। Q1 2023 में था 60% और Q2 2023 में हो गया 46%। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। 3 महीने में 14% का डिप इज ह्यूज। अब ये तो एक साइड की स्टोरी है। दूसरी साइड पे गूगल को भी देखते हैं। 2021 में 2% मार्केट शेयर, 2022 सितंबर एंड में 4% मार्केट शेयर, दिसंबर एंड में 8%, मार्च 2023 के एंड में 9% और जून 2023 के एंड में 12%। यानी कि गूगल का मार्केट शेयर कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, चाहे बहुत बड़े मार्जिन से नहीं बढ़ रहा बट बढ़ तो डेफिनेटली रहा है। अब इन दोनों इवेंट्स में एक बार रिलेशन समझते हैं। देखो अभी क्या है, जापानीज येन नीचे गिर रहा है। लास्ट 5 सालों में इतना नीचे सिर्फ ये 2 बार ही गया है। इसके रीजंस जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे समझो कि येन अभी गिर रहा है। और 2022 में एप्पल ने इस चीज को कंपेंसेट करने के लिए जापान में आईफोन के प्राइसेस बढ़ा दिए थे। बट ऑन द अदर साइड जापानीज येन की वीकनेस ने गूगल की हेल्प की है, क्योंकि एक तो पिक्सल लिमिटेड कंट्रीज में मिलता है, शायद कुछ 19-20 कंट्रीज ही हैं जहां पे पिक्सल अवेलेबल है। गूगल इसे वर्ल्ड वाइड नहीं बेचता। तो इन कंट्रीज के बाहर अगर किसी को पिक्सल फोन चाहिए तो अगर वो जापान से लेगा तो उसे बहुत ज्यादा सस्ता पड़ेगा। और जापान के अंदर भी गूगल के बजट डिवाइसेस जैसे कि पिक्सल 6a और 7a काफी ज्यादा बिक रहे हैं। और इसका एक रीजन तो ये है कि आईफोन बहुत महंगा मिल रहा है और दूसरा रीजन कुछ एनालिस्ट के हिसाब से ये है कि जापान के कस्टमर्स अब समझदार बन रहे हैं। वो बस फोन को ऐसे ही रैंडमली नहीं खरीद रहे, वो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से फोन को जज कर रहे हैं, फिर अपने लिए डिसीजंस ले रहे हैं। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से तो 25-30 हजार वाले फोन भी बहुत बढ़िया होते हैं और यही सेम चीज जापान में हो रही है। दिस बेसिकली मीन्स दैट गूगल हैज कैप्चर्ड द मिड रेंज जापानीज मार्केट एंड इट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर पिक्सल्स। इवन यूएस मार्केट में भी इस क्वार्टर में सभी कंपनीज की ग्रोथ नेगेटिव में ही गई। किसी की 20% माइनस में है तो किसी की 27% माइनस में है। लेकिन सिर्फ एक इकलौती कंपनी जिसकी ग्रोथ पॉजिटिव है वो है गूगल, क्योंकि ऑब्वियसली 59% की ग्रोथ तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही होती है। फाइनली अब हम गूगल को फोन मार्केट में ग्रो करते हुए देख रहे हैं तो ऑब्वियसली अच्छा तो लग रहा है, क्योंकि एप्पल को थोड़ा और कंपटीशन फील होना चाहिए। एंड जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग वेयर सैमसंग स्टैंड्स इन ऑल ऑफ दिस, तो सैमसंग का 6% मार्केट शेयर है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के अंदर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड स्टोरी। कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक न्यूज बताई थी कि फोन पे अपना इंडिया में एक ऐप स्टोर खोलना चाहता है ताकि वो गूगल की डोमिनेंस को चैलेंज कर सके, क्योंकि एंड्रॉइड स्पेस में गूगल अकेली मोनोपोली बना हुआ है और फोन पे अपने यूजर्स का यूज करके गूगल के लिए कंपटीशन बनना चाहता है। और इसके लिए इन्होंने फोन कंपनी से बात भी की थी और सबका रिस्पांस काफी पॉजिटिव ही था। तो ये स्टोरी थी 2-3 महीने पहले की। अब इसमें एक अपडेट आया है, इन्होंने अपना ऐप स्टोर निकाल दिया है। और मैंने उस टाइम भी यही बताया था कि जो सबसे बड़ा चैलेंज फोन पे फेस करेगा वो यही होगा कि वो डेवलपर्स को गूगल से अलग कैसे करेगा, क्योंकि डेवलपर्स को गूगल से अलग करने के लिए आपको डेवलपर्स को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और इन्होंने एग्जैक्टली यही किया है। इनके ऐप स्टोर में डेवलपर्स के लिए कोई फीस नहीं है। जहां गूगल इन ऐप परचेजेस में 15 से 30% का कमीशन रखता है, वहीं फोन पे का ये स्टोर बिल्कुल 0% कमीशन रखता है, एटलीस्ट फॉर नाउ, क्योंकि गूगल का इस टाइम पे डेवलपर्स के साथ सीन कुछ खास अच्छा नहीं है। एंड रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने गूगल से कहा भी है कि आप अपने प्ले स्टोर पे बाकी और ऐप स्टोर्स को भी अलाउ करो, ताकि डेवलपर्स जो आपको 15 से 20% अमाउंट देते हैं वो हो सकता है वो आपको ना देना चाहे। लेकिन अगर इनके पास सिर्फ प्ले स्टोर इकलौता ऑप्शन बचेगा तो फिर तो काम कैसे ही होगा। तो गूगल ने सामने से कहा कि ये तो सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, ये हमारे यूजर्स के लिए अच्छा नहीं है। कम ऑन गूगल, सीधा सीधा कह दो ना कि प्रॉफिट चाहिए, क्यों घुमा के बोल रहे हो बात को। तो इस फोन पे के स्टोर के लिए चीजें काफी अच्छी जा रही हैं एंड आई होप गूगल को इससे कुछ कंपटीशन तो फील हो, क्योंकि वो इस टाइम पे जरूरी भी है। बट पहले जब हमने इस स्टोरी को डिस्कस किया था, मैंने आपको इस ऐप स्टोर के पीछे 3 चैलेंजेस भी बताए थे। पहला कि अगर सैमसंग अपने गैलेक्सी स्टोर को नहीं चला पा रहा
तो तुम अपने फोन पे स्टोर को कैसे चला लोगे। दूसरा था कि ये डेवलपर्स को कैसे लेके आएंगे, लेकिन ये इन्होंने काफी हद तक सॉर्ट कर दिया, ये 0% फीस लेंगे। अब इसमें दिक्कत ये है कि इन्होंने बताया नहीं है कि ये कुछ टाइम बाद कितनी फीस लेंगे, बस नॉमिनल चार्जेस बोल के छोड़ दिया है। क्योंकि अगर मैं एक डेवलपर हूँ और आप मुझे 0% का वादा करके बुला भी लेते हो, तो बाद में जब आप चार्जेस इंट्रोड्यूस करोगे तो वो कितने होंगे, क्योंकि तुम बुला तो लोगे, लेकिन अगर तुम्हारा प्रोडक्ट चल गया तो तुमने ज्यादा फीस अगर मुझसे मांगी तो फिर मेरा क्या फायदा। तो ये चीज अभी भी दिक्कत है एंड वी हैव टू सी वेयर दिस गोस। मूविंग ऑन टू आवर थर्ड स्टोरी। अगर आपने इस सीरीज का 14th एपिसोड देखा है तो आपको विकास भाई याद होंगे। इन्होंने इंस्टाग्राम पेज से आईफोन लेने के चक्कर में स्कैमर को 29 लाख रुपए दे दिए थे। आपको क्या लगा हमारे देश में विकास जैसे लोगों की कमी है? ना, मीट प्राची। अब इनके साथ क्या हुआ वो बताने से पहले एक बार कॉन्टेक्स्ट समझ लो। आपने आजकल वो एक नया स्कैम सुना होगा कि आपके पास टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आपको 2-3 टास्क पूरे करने होंगे और आपको 50 रुपए के हिसाब से 150-200 रुपए मिल जाएंगे। तो शुरू में ये आपसे बहुत ही सिंपल से 2-3 टास्क करवाएंगे, जैसे गूगल मैप्स पे किसी लोकेशन को 5 स्टार रिव्यू देना या फिर रैंडम यूट्यूब वीडियोस को लाइक करना। और ये 2-3 टास्क करने के बाद 50 रुपए के हिसाब से ये आपको 150-200 रुपए दे देंगे, जिससे ये आम लोगों का भरोसा जीत लेते हैं और लोगों को लगता है कि ये सच में पैसे देते हैं। अब इसमें स्कैम आगे शुरू होता है जब ये 150 रुपए आपको मिलने के बाद आपसे कहा जाता है कि कुछ पैसे आप इन्वेस्ट करो, और इसी स्टेज पे काफी सारे लोग फंस जाते हैं। तो प्राची जी भी इनकी ऐसी बातों में आ गई। इनके पास सेम मैसेज आया, सेम टास्क हुए और 150-200 रुपए मिल गए होंगे। लेकिन तीसरे दिन इनसे कहा गया कि आपको एक टास्क करना है जिसका नाम है वेलफेयर टास्क। अब इनसे पहली इन्वेस्टमेंट मांगी गई 5000 की और इन्होंने कमीशन की होप में वो पैसे दे भी दिए। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट में इनसे 26,800 और ले लिए गए, और ऐसे कर करके प्राची जी ने इन स्कैमर्स को टोटल 13 लाख रुपए दे दिए। हाँ, विकास भाई ने 29 लाख दे दिए थे और इन मैडम ने 13 लाख रुपए दे दिए। अब क्या हम इसे बेवकूफी कहें या अनपढ़ कहें? I mean, मेरे हिसाब से तो ये दोनों सिचुएशंस का मिडिल ग्राउंड है, क्योंकि अगर इन्होंने 13 लाख दे दिए तो इसका मतलब बेवकूफी तो ये है ही, एंड एट द सेम टाइम क्योंकि इन्होंने 13 लाख दे दिए, दिस प्रूव्स दैट लोगों को पता होना चाहिए हाउ दिस टेक वर्क्स। एंड आई होप इनके इस स्टोरी के बाद ये बात थोड़ी और ज्यादा स्प्रेड होगी। अब कुछ लोग इस स्कीम को अपने फायदे के लिए भी यूज करते हैं। वो स्कैमर से 150-200 रुपए लेते हैं और उसके बाद जब स्कैमर उनसे पैसे मांगता है वो उसको ब्लॉक करके बढ़िया अपना पिज्जा खा रहे होते हैं। याद रखना, मैंने तुम्हें स्कैमर को स्कैम करने का कोई तरीका नहीं बताया, बस बैंक अकाउंट वो यूज करना जो हमेशा खाली रहता हो, और अगर खाली ना हो तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे खोल लेना। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मेरे हाथ बिल्कुल खड़े हैं, और इन्हीं खड़े हाथों से लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी अबाउट OnePlus के रिगार्डिंग आजकल इंडस्ट्री में एक नया बज क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इन्होंने 2-3 चीजें कर दी हैं। पहला तो इन्होंने एप्पल से उनका डायनेमिक आइलैंड चुरा लिया है और इनका वाला कुछ ऐसा दिख रहा है, और इन्होंने इसको नाम दिया है फ्लूइड क्लाउड। OnePlus यार, ना तो ये फ्लूइड लग रहा और ना ये क्लाउड। ये कॉपी पेस्ट वाली चीजें हम टेक्नो, इन्फिनिक्स इन पे छोड़ देते हैं। तुमसे तो हम थोड़ा बेटर ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन चलो तुमने उठाया भी है तो या तो इम्प्लीमेंटेशन बेटर कर लेते, और अगर वो नहीं हो रही थी तो एनिमेशन को और बेटर कर लेते। एप्पल वाला डायनेमिक आइलैंड भी कोई बहुत ज्यादा काम नहीं आता, बट पर्सनली मुझे तो वो ठीक दिखता है और उसके एनिमेशंस तो बहुत ही ज्यादा फ्लूइड है। आई होप जब ये ऑफिशियली लॉन्च होगा तो OnePlus इसे थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइज करके लॉन्च करे, क्योंकि अभी तो ये थोड़ा अजीब ही दिख रहा है। और OnePlus ने एक और कांड भी किया है। इनका एक फोल्डिंग फोन है जो कुछ दिनों में आने वाला है, लेकिन आने से पहले ही ये फोन अनुष्का शर्मा के हाथ में दिख गया। अब कुछ लोग कह रहे हैं PR स्टंट है, OnePlus ने ये जानबूझ के किया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि गलती से अनुष्का शर्मा ने लीक कर दिया। देखो, जिस हिसाब से अनुष्का यहाँ पे इस फोन को खोल रही है उस हिसाब से ऐसा लगता नहीं है कि ये PR स्टंट ना हो, क्योंकि ये आपका फोन है। ऐसा तो है नहीं कि आप इसे पहली बार खोल रहे हो। मतलब ऐसे उल्टा करके फोल्डिंग फोन को कौन खोलता है? या तो इन्होंने फोन को कभी यूज नहीं किया, या ये ऑब्वियसली एक PR स्टंट है। और इस वीडियो में ये फोन चलते हुए भी नहीं दिख रहा। मतलब जैसे ही उस फोन की स्क्रीन दिखने वाली होती है, फोन की डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है। डायरेक्टली बैक पैनल पे बड़ा सा कैमरा दिखाया जाता है, और ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। और जिस दिन ये वीडियो आई उसके अगले दिन OnePlus ने पोस्टर छाप दिया कि कुछ तो नया आ रहा है। वैसे तो ये OnePlus 11R का नया कलर होना चाहिए, आई थिंक सो, बट इससे ये जरूर क्लियर हो जाता है कि OnePlus Open बहुत जल्दी आने वाला है। सो यहाँ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली एक PR मूवी है, बाकी वी नेवर नो। और इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है, सभी ये चीज करते हैं। एप्पल ने भी रिसेंटली अपने iPhone 15 लॉन्च इवेंट में कैमरास के साथ ऐसा ही कुछ किया था, और हमने उनकी iPhone 15 की टैक्टिक्स को इस वीडियो में डिकोड किया हुआ है। सो अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो।